हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन कुमार आपका वेलकम करता हूं केमिस्ट्री माय ड्रीम में। जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो पहले से भी कंटिन्यूड है, लेकिन उसका जो टॉपिक आज होगा वो होगा, देखिए क्या क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, functions of salt bridge, Nernst equation, concentration cell and reversible cell। कहने का मतलब कि इसके पहले जो है हमने आपसे क्या क्या बात की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो हम थोड़ा सा 2-4-5 मिनट में रिकैप कर दें, और इसके बाद जो है ना, वो हम जो टॉपिक आज दिया हुआ है वो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया इसमें। तो इसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एनोड, कैथोड, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आइडेंटिफाई किए थे। एनोड के लिए होता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। एनोड इज एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, है ना। और कैथोड के लिए हम लोग रिडक्शन उसको जस्टिफाई करते थे कि रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन का पहले रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर हमने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया, जो 298 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर पर होता है। इसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन पर काम किया, और सेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, जहां पर हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ बताया था कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है वो बोले थे। लेकिन आज हम और डिटेल में आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे, जो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद उसमें था एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन, जो हमने जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो लिया था वो देखिए, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये मैं इस टाइप का एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हमने आपके लिए लिया था, और ये देखिए, इसको हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जहां पर ये जो है एनोड का काम करता है लेफ्ट साइड में, और M2 वाला जो कंपार्टमेंट है वो कैथोड का काम करता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम किस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे और किसको कैथोड बोलेंगे। अगर दो मेटल इलेक्ट्रोड्स है तो किस मेटल को कैथोड लेंगे और किस मेटल को एनोड लेंगे। उसके लिए हमारे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है और रिएक्टिविटी, ये दोनों ही फैक्टर्स जो है आपको डिसाइड करेगा कि which electrode is taken as anode and which one is taken as cathode। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि कैथोड हम लोग उसको लेंगे जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम लोग जो है लेते हैं किसके लिए, कैथोड के लिए। और एनोड के लिए उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कंपैरेटिवली लोअर होता है। तो लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लो कि आपको हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है Zn2 प्लस Zn इक्वल टू होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपका प्लस 0.34 वोल्ट।
तो इस दोनों में हम लोग किस इलेक्ट्रोड को कैथोड लेंगे और किस इलेक्ट्रोड को एनोड लेंगे। तो हमारे पास में क्लू दिया हुआ है, कैथोड के लिए ये हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा और एनोड के लिए लोअर होगा। तो बतलाइए कॉपर और जिंक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कौन सा हायर है भाई? तो ये है प्लस 0.34 है ना कॉपर का, इसीलिए कॉपर वाला जो होगा वो होगा कैथोड और जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे? एनोड ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कैथोड और एनोड को जो है कंफर्म कर लेते हैं विद द गिवन वैल्यूज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि विच इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड विच वन इज कैथोड। तो चलिए ये जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था। अब जो है हमारे पास में जो कुछ भी आज का कंटेंट है, आज का टॉपिक है, उसको हम लोग डील करेंगे। पहले देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं SHE बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहता है कि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं। किस काम के लिए भाई? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड को फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an unknown electrode, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूटिलिटी क्या है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो किस काम के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोड। तो वो कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यही फिगर जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग लेते हैं। जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको सब मालूम हो जाएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इसमें देखिए एक बीकर होता है जिसमें हम लोग जो है, बीकर कहिए कंटेनर कहिए, ये हम लोग HCl लेते हैं और इसका मोलैरिटी जो है 1m ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का HCl ले लेते हैं और इसको जो है 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पर क्या करते हैं? रख देते हैं और इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करते हैं। और ये जो देख रहे हैं कि ये जो इन्वर्टेड है ना, ये टेस्ट ट्यूब जैसा जो लग रहा है, इसमें हम लोग प्लेटिनम को एम्बेडेड करते हैं। तो ये प्लेटिनम वायर होता है। क्या होता है? प्लेटिनम वायर। इसको हम लोग बोलते हैं PT वायर। तो देखिए ये हो जाता है प्लेटिनम वायर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसीलिए जब भी उसको हम लोग कंडक्टिंग और ये कहिए कि कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो हम लोग वहां पर क्या लेते हैं? कोई कंडक्टिंग मेटल लेते हैं और खास करके वो मेटल जो इनर्ट होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं? प्लेटिनम वायर ले लेते हैं। तो ये पूरा जो सेटअप हो गया, इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड और कैथोड में से किसी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो एज एनोड अगर हम लोग लिख लें, SHE एज, यहां लिख देते हैं और भी लिख लीजिए SHE एज एनोड। तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन देंगे। एनोड रिएक्शन क्या होता है, देखिए H जो है ये H प्लस बन करके बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है। तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको चाहेंगे तो आइदर आप इसको हाफ H2 ले लीजिए, देखिए इससे वो बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लेटिनम जो है बगल में ले लेते हैं। अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो एनोड पर क्या होता है बताइए, ऑक्सीडेशन होता है, जो मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं, है ना। और तो ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एज एनोड हो गया। लेकिन एज कैथोड आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो कहता है कि एज कैथोड के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा हाफ H2 हो जाएगा और यहाँ पर Pt कर दीजिए। तो जब भी ये कैथोड की तरह इस्तेमाल होगा तो हम लोग नीचे का जो रिएक्शन कैथोड रिएक्शन दिया हुआ है वो हम लोग देख लेंगे, और अगर एनोड की तरह होगा तो हम लोग ऊपर का रिएक्शन जो है हाफ H2 चेंजेस इनटू H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करके दिखा देंगे। तो ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड व्हाइल ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। तो अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कोई नोट्स पूछे कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। देखिए यहां पर जो आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूं। ये जो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये काफी जो है ना, ये नोट्स के रूप में कभी कभी पूछता है, तो 2 मार्क्स रहेगा। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम भी बना देंगे और साथ ही साथ जो है एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन दे देंगे, तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने जो एक लिखा है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोड, तो उस अननोन इलेक्ट्रोड के लिए देखिए इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस जगह पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, बल्कि इस कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, देखिए यहां पर जिंक है ना, तो जिंक हो या कॉपर हो या सिल्वर हो या Fe हो, कुछ भी हो, ETC है ना, किसी मेटल के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर जिंक के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड को हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे जहां पर हम लोग यहाँ जिंक है ना मेटल रॉड दे देंगे, और यहां पर हम लोग जिंक का ही जो है कोई सॉल्यूशन ले लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ZnSO4 हम लोग एक्वस यहां पर ले लिए, ठीक है। और ये तो आपका है। इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां एडजस्ट कर देते हैं। अब तो ये फिगर हो ही गया, इस फिगर को हम लोग यहां पर एडजस्ट कर देते हैं, और ये फिगर कुछ नहीं, आप जो है
जिस तरह से अभी हमने बताया था, एक रफ डायग्राम जो है आप ले लीजिए। ये प्लेटिनम है, ये Cl है, 1m है ना। ये सब हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ये हाइड्रोजन गैस जो है हम लोग पास करते हैं। अब यहाँ से ये वोल्ट मीटर लगा दीजिए और इस वायर को इससे कनेक्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन किसके कारण होगा? जिंक के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है SHE का वैल्यू, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। आप कहीं पर इसको नोट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होगा दिस इज इक्वल टू होता है 0। 0 यानी क्या? 0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो पहले जो डिफ्लेक्शन था वो 0 था, लेकिन जैसे ही जिंक को अगर आप उसमें कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये फिर हम लोग सॉल्ट ब्रिज ले लेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज होगा जिसके बारे में हम कुछ जानकारी दिए हैं, लेकिन फंक्शन आपको नहीं बताए हैं। इस सॉल्ट ब्रिज में हमने बताया हुआ है कि KCl और KNO3 दोनों में से कुछ भी ले लेंगे। अगर सॉल्यूशन में वो जो है डिसॉल्व होगा तो उस तरह से जो है वो क्या बन गया? ये एक सेल जनरेट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे। तो अब जो पोटेंशियल इसमें डेवलप करेगा वो वोल्ट मीटर से हमको मालूम हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके कारण होगा? सॉरी, जिंक के कारण होगा। तो अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक होगा, मान लीजिए इसको भी अगर हम 1m कर दें और यही कंडीशन हम लोग ले लें 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, तो बताइए अब जो इसका पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसा होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और वहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंटेड होगा। किस तरह से? यहां मैं लिख देता हूं E0 Zn2 प्लस Zn इक्वल टू हो जाएगा -0.76 वोल्ट। देखिए ये यहां पर जो है क्या हो जाएगा? E0 Zn2 प्लस Zn, कहने का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जो हमको कहां से मिल जाएगा? वोल्ट मीटर से मिल जाएगा। तो ये जिंक लिए तो मिल गया। उसी तरह से कॉपर लेंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। सिल्वर लेंगे, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहां पर जिंक जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसीलिए जिंक क्या होगा? एनोड होगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? यहां पर कैथोड होगा। तो अब अगर इसका हम कोई रिएक्शन लिखना चाहें तो उस रिएक्शन को हम लोग अच्छी तरह लिख सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर आप कहेंगे एनोड रिएक्शन लिखने के लिए तो भाई एनोड रिएक्शन के लिए क्या होगा? देखिए Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। और अगर कहेंगे कैथोड रिएक्शन के लिए तो कैथोड का काम यहाँ पर कौन करता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अभी अभी हमने कैथोड के टर्म में लिखा था, उस रिएक्शन को हम लोग लिख डालेंगे। देखिए ये हमने लिखा था H प्लस, तो H प्लस को हम 2H प्लस यहाँ कर दें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा H2 हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया आपका कैथोड का रिएक्शन। और इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन हो जाएगा। देखिए 1 मिनट के अंदर आपके पास सेल रिएक्शन चला जाएगा और ये हो जाएगा सेल रिएक्शन। ये एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से जो है आप जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे बाय कनेक्टिंग जिंक विथ SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब आपको मालूम हो गया कि भाई हाइड्रोजन जो है कब कैथोड का काम करेगा, कब एनोड का काम करेगा। वही अगर कॉपर और सिल्वर के साथ अगर हम लोग इसको ऐड करना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, तो कॉपर और सिल्वर जो है कैथोड का काम करेगा और हाइड्रोजन जो है एनोड का काम करेगा। उसमें कुछ नहीं, कन्वेंशनली हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को लेफ्ट में ले लेंगे और कॉपर या सिल्वर जो भी होगा उसको राइट में ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन में ऐसा दिया हुआ है कि एनोड इज ऑलवेज केप्ट इन द लेफ्ट साइड व्हाइल कैथोड इज केप्ट इन द राइट साइड। बस यही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लेते हैं, एक नोट्स के टर्म में, और दूसरा जो है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोड। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, यहां हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ऑफ ए सेल। सेल का मतलब यहां पर गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कहता है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग सिंपली ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है भाई, तो देख लीजिए यहां पर कहता है कि ई सेल जो होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये ई कैथोड और ई एनोड होता क्या है, कहता है कि ई कैथोड का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस दोनों के पोटेंशियल को अगर हम माइनस कर दें, मेरे कहने का मतलब कैथोड से एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दें, तो वो हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, यानी ई सेल मिलेगा। यही अगर हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एट 298 केल्विन एंड 1 atm एंड 1 atm प्रेशर कर दें, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ई नॉट सेल मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा। लेकिन यहां पर आपको जो है ये जो है ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड क्या बताता है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो ई नॉट कैथोड यहां पर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऑफ कैथोड। तो जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जनरली उसको हम लोग किस टर्म में लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। उसी तरह से यहाँ एनोड में भी लिखना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही यहाँ पर लेना है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं भी अगर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस तरह से जो है आप ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख करके और ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लेगा। अब जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल
आपका दिया हुआ है ई नॉट Zn 2 प्लस, ध्यान दीजिए दिस इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, और एक आपका दिया हुआ है ई नॉट Cu 2 प्लस Cu, ये दिया हुआ है आपका 0.34 वोल्ट। अब बताइए इसमें जो है ना, कैसे हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे। तो ई नॉट सेल के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड चाहिए। तो ई कैथोड तो आपका है यहाँ पर, क्या है बताइए, ये हो जाएगा ई नॉट Cu 2 प्लस Cu, अब माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn 2 प्लस Zn हो जाएगा रिडक्शन के फॉर्म में जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज कर देंगे। तो जैसे ही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू तो आपका दिया हुआ है, ये कितना है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, और ये देखिए माइनस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0.76 हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको हो जाएगा 1.10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या हो गया, 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से आपका जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ मालूम हो जाता है। और इसके बाद जो हम लोगों का होता है वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ। अब एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ क्या होता है, या स्टैंडर्ड ईएमएफ देख लीजिए, कहता है कि ये एप्लीकेशन पहले मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ या स्टैंडर्ड ईएमएफ मान लीजिए। ठीक है, तो कहता है कि अगर है ना ईएमएफ जो है आपका पॉजिटिव है, ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो कहता है कि वो सेल एग्जिस्ट करेगा, सेल वर्क्स। सेल वर्क्स का मतलब होता है सेल जो होगा वो फिजिबल होगा, है ना। और अगर ईएमएफ निगेटिव होता है, ईएमएफ किसका, ऑफ सेल दे दीजिए यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ सेल के लिए ही होता है, अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ क्या होगा, सेल डज नॉट वर्क, यहाँ पर सेल काम नहीं करेगा, और ये अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉट फिजिबल होगा, ये होगा नॉट फिजिबल। तो इस तरह से आपका जो है ईएमएफ ऑफ ए सेल काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है आपका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ईएमएफ, है ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इसी के लिए हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं भाई, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। और ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये आपका, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हमने नहीं बताया, वो हम बाद में आपको बता देंगे, 2 मिनट का काम है, वो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। लेकिन जरा नर्स्ट इक्वेशन जब हमने लिख दिया तो नर्स्ट इक्वेशन पर हम लोग आ जाते हैं। तो कहता है कि ये जो नर्स्ट इक्वेशन निकलता है किसके लिए, तो ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए भी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड के लिए। तो देखिए पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए एम, ये कन्वर्ट होता है एम एन प्लस प्लस एन ई, ये मैंने आपको बताया हुआ है।
तो यहाँ जो है आप नर्स्ट इक्वेशन यूज कीजिए, तो कहता है कि E है ना mn प्लस m इज इक्वल टू होता है E नॉट mn प्लस m माइनस 0.059 1 भी दे सकते हैं बाई n log 1 बाई होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये देखिए मेटल आयन, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और ये जो वैल्यू आता है ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है, जो आप RT/NF एक आता है टर्म, उससे आता है आपका, है ना। अब बाई n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है, जो आप रिडक्शन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाई देता है। log 1 बाय, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लेते हैं, mn प्लस लेते हैं। एक्चुअली ये जो है आप लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m/mn प्लस, लेकिन m का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, किसी भी मेटल का सॉलिड फॉर्म में या किसी भी प्योर लिक्विड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू 1 ले लिए, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो ये हो गया नर्स्ट इक्वेशन, है ना। ये किसके लिए हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। लेकिन इसी में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो E कैथोड माइनस E एनोड से हम लोग क्या ले लेंगे, EMF निकाल लेंगे, और वो जो इक्वेशन होगा वो किसके लिए होगा बताइए, वो भी नर्स्ट इक्वेशन होगा, लेकिन वो होगा EMF ऑफ द सेल के लिए, और EMF ऑफ द सेल को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो अब अगर सेल पोटेंशियल की बात हम लोग करते हैं तो वहां भी हम लोग लिख लेंगे। तो जैसे देखिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, या फिर इसको बोल सकते हैं EMF ऑफ द सेल, क्या बोलेंगे, EMF ऑफ द सेल, इसी को हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो अब जैसे देखिए कोई भी जनरल सेल अभी हम लोग ले सकते हैं, उस जनरल सेल के लिए मैं एक ये दे देता हूं, देखिए अगर आप चाहें तो एक जनरल सेल हम लोग दे दें, फॉर ए जनरल सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो अगर हम लोग मान लीजिए ये लिख दें, ए लिख दें प्लस बी लिख दें, तो ये सेल रिएक्शन पहले मैं लिख दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर CC होगा और D हो, इस तरह से अगर मान लीजिए कोई आपका सेल रिएक्शन है तो उस सेल रिएक्शन के लिए आप ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर E सेल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में E नॉट सेल माइनस 0.0591/n, है ना, लॉग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका C और D है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B। तो इस तरह से जो है आप जो है क्या कर लेंगे, ई सेल का वैल्यू आपका निकल जाएगा, और ये इक्वेशन जो होगा वो नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है आप ये भी लिखते हैं लोग यहाँ पर, लॉग एनोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन बाय कैथोडिक कंपार्टमेंट का
कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो ये C और D देख रहे हैं, इसमें से कोई जो है एनोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और नीचे में जो A और B देख रहे हैं वो कैथोडिक कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसीलिए कहीं कहीं पर राइटर इसको लिखते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोडिक कंपार्टमेंट। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोडिक कंपार्टमेंट। जो हम लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यही सेल है, कंसीडर द सेल। देखिए, एक गैल्वेनिक सेल हम कंसीडर कर रहे हैं। ये Zn2 प्लस, यहाँ C1 ले लीजिए, है ना, सॉल्ट ब्रिज दे दीजिए, ये सिल्वर दे दीजिए, यहाँ C2 ले लीजिए, और ये यहाँ सिल्वर है। ठीक है, ये एनोड है और ये जो है आपका कैथोड का काम कर रहा है। ये आप जानते हैं कि मेटल से मेटल आयन बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगा जो एनोड पर होगा, मेटल आयन से मेटल बनेगा जो कैथोड होगा, वो रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए, Zn से Zn2 प्लस हो गया बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर सिल्वर जो है वो 2, अगर सिल्वर आयंस हम लोग ले लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, क्या बना देगा? 2Ag हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, है ना। दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, है ना, ये जो है आपका सेल रिएक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल एडिशन है, दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। अब इसी सेल रिएक्शन से आप क्या ले लेंगे? बताइए, नस्ट इक्वेशन निकाल देंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई इसमें नस्ट इक्वेशन क्या होगा, तो नस्ट इक्वेशन के लिए फिर क्या ले लेते हैं? ई सेल इज इक्वल टू, बताइए, ई नॉट सेल जो अभी अभी हमने दिया माइनस 0.0591 बाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और ये हो जाएगा लॉग। बोलिए, एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए आप जानते हैं कि राइट साइड से पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इनटू, बोलिए, Ag, पावर यहाँ पर 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? Zn का कॉन्सेंट्रेशन जो अभी अभी हमने A, B, C और D के लिए लिखा था जनरल रिएक्शन लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा Ag प्लस, और इसका पावर में 2 हो जाएगा। अब बताइए, Ag और जिंक का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? Ag इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में 1 हो जाएगा। तो जब इसको 1 पुट कर देंगे तो आपका फाइनली ई सेल इक्वल टू क्या निकल जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, बोलिए, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 होगा कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोडिक कंपार्टमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब जैसे यही Zn2 प्लस के लिए क्या है? C1, तो यहाँ हम C1 ले लेंगे, और Ag प्लस के लिए C2 है, तो Ag प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? C2 का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो है वो क्या हो गया? नर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? नर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो है नर्स्ट इक्वेशन कहलाता है।
तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर किसके लिए? सेल पोटेंशियल के लिए। तो इससे हम लोगों को ये सब सारा मिल गया। तो देखिए फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज अगर आपको जानना है तो इसका कहता है कि 2-3 पॉइंट होता है। पहला कहता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेटअप करते हैं बिटवीन द टू कंपार्टमेंट, है ना। टू कंपार्टमेंट क्या है? एनोडिक कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो जरा 1 मिनट में जो मैंने बताया है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपको काफ़ी काम देगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है सेटअप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट, है ना। बाय सप्लाइंग suitable number of ions, by supplying suitable number of ions। अब जिसको कैटाइंस की जरूरत होगी वो कैटाइन सप्लाई कर देगा और जिसको एनाइंस की जरूरत होगी वो एनाइन सप्लाई कर देगा। जब भी आप सॉल्ट सेटअप ये सेल सेटअप करेंगे तो आपको जो है वो सब चीज मालूम हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि हेल्प्स टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से जो है आपका ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हो गया, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी जो नेक्स्ट इक्वेशन दिए उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल और रिवर्सेबल सेल की बात है, ये छोटा छोटा पार्ट है। जैसे देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल की अगर बात होगी तो कहता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये भी क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। तो वहां पर जैसे जिंक का आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाना है तो जिंक को आप इस तरह से ले लीजिए, देखिए सॉल्ट ब्रिज, फिर यहां पर जिंक ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही क्या होता है? सेम होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। तो यहां पर C1 इज नॉट इक्वल टू C2 हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा। और इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपका एक कंडीशन है कि E0 सेल का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों ही जिंक है तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा। तो दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए E0 सेल का वैल्यू हमेशा यहाँ पर 0 होगा। और दूसरा जो आपका लिखा हुआ है रिवर्सिबल सेल, तो यहाँ जैसे ही हम लोग रिवर्सिबल सेल लेंगे तो वहां पर क्या सेटअप होगा? इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो वहां पर आप जानते हैं कि ई सेल का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल भी हो गया, रिवर्सिबल सेल भी हो गया, और फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है और ये मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन करके उसमें जो है सेंड कर दीजिए, मैं फिर से उसका कोई सॉल्यूशन जो है
दे दूंगा और साथ ही साथ इसका जो नोट्स होगा वो भी आपको मैं सेंड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।